Good morning, students of semester 6. Today we have discussed about 1990 Act. Main point 1990 Act 1919 के अधिनियम की मुख्य धाराएं क्या हैं? पहला, भारत सचिव और इंग्लैंड के संसद में भारतीय शासन में नियंत्रण में कमी। भारतीय सचिव को यह नियम बनाया गया कि यह जो शासन है, ब्रिटिशर्स का जो शासन है, वह शासन में उसके शासन के अधिकारों में कमी की गई और जिसके कारण यह नियम बनाया गया कि भारतीयों के जो सचिव का पद है, वह पद में जो अधिकार शुरू में जो दिया गया था उसमें कमी की गई और उसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था और ब्रिटिश साम्राज्य इसकी आगे 1919 में यह लागू किया। और दूसरा पॉइंट, भारत में इंग्लैंड सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में एक नया पद का सृजन करना और वह नया पद जो होगा वह उच्च आयुक्त का होगा और उसका संपूर्ण खर्च का अधिकार वह भारतीयों पर होगा। प्रारंभ से ही ब्रिटिशर्स जितने भी आए तो भारत के ही अर्थव्यवस्था में अपना शानो शौकत की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। इन सब घटनाओं के कारण भारतीयों के मन में रोष की भावना चल रही थी कि 1909 के बाद में भी यह आंशिक अधिकार स्वशासन का अधिकार दिया गया, लेकिन इससे वह पूर्ण रूप से संतुष्ट भारतीय नहीं थे। तीसरा, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। वायसराय और गवर्नर जनरल जो था, भारतीय सचिव के जो पावर थे उसको कम करके और गवर्नर को अधिकार ज्यादा दिया गया और इसके कारण वह उसका उपयोग करता था। भारतीयों पर अधिक से अधिक टैक्स कहां लगाना है और कहां घटाना है, इसका निर्णय करने का अधिकार उस समय के गवर्नर पर था। चौथा पॉइंट, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त करना और उसको अस्वीकार करना। और पहले जो पुरातन व्यवस्था में जो चुनाव की जो प्रणाली थी, चौथा पॉइंट के अंतर्गत चुनाव प्रणाली, पुरातन चुनाव प्रणाली को समाप्त करके नए चुनाव प्रणाली को अपनाया गया, जिसके कारण उसमें काफी रोष की बात आई और भारतीय इसका विरोध करने लगे। पांचवा, केंद्रीय शासन व्यवस्था और शासन लागू नहीं किया गया और केंद्रीय शासन को स्वेच्छाचारी और नौकरशाही पर नियंत्रण रहा। पूर्ण अधिकार सेक्रेटरी से छीनकर वायसराय गवर्नर के हाथ में आ जाता है और गवर्नर जो था वह एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मोनार्की सिस्टम वाज डेवलप्ड के द्वारा उसने शासन भारतीयों पर किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि। जब देखा कि कैसे भारतीयों को गुस्सा को हम शांत करें, तो इसके लिए उसने एक कमेटी का निर्माण किया, एक समिति बनाया और उस समिति में भारतीय लोगों को भी स्थान दिया गया। उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। केंद्रीय विधानसभा में 143 और केंद्रीय राज्य परिषद में 60 की संख्या थी और यह जो था निर्वाचित होता था और पहला जो केंद्रीय विधानसभा था उसके कार्यकाल 5 वर्षों का था और जिसमें राज्य परिषद जो थी तो उसका कार्यकाल 3 वर्षों का था और गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त हो चुका था कि वह समय सीमा को घटा भी सकता था और बढ़ाने का अधिकार इसे दिया गया।
नंबर 6, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की संख्या बढ़ाई गई। 7, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन और उच्च सदन, राज्य परिषद को निचले सदन कहा जाता था। केंद्रीय विधानमंडल का फिर से पुनर्गठन किया गया, फिर से बनाया गया। एक हुआ अपर हाउस और दूसरा हुआ लोअर हाउस। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्यों की संख्या थी और राज्य परिषद में 60 संख्या सीमित कर दी गई। और पहले का कार्यकाल 5 वर्ष और दूसरे का जो राज्य परिषद था उसका 3 वर्ष। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को लागू किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन। नंबर 10, केंद्रीय विधानमंडल का विस्तृत अधिकार दिए जाने में इसमें कानून बनाने का अधिकार किया गया। इस अधिनियम में देशी रियायतों की कोई परिवर्तन नहीं हुई और प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने का प्रयत्न किया गया और प्रांतीय मामलों में स्वायत्तता दी गई। इस प्रकार हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन। नंबर 1A में प्रांतीय शासन में कौन कौन सा चीज उसके अधिकार में आया। तो प्रांतीय शासन में सुरक्षा, विदेशी मामले, राजनीतिक संबंध और वित्त आदि। यह हुआ नंबर A का पॉइंट। और दूसरा हुआ प्रांतीय विषय, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। प्रांतीय में आ गया चिकित्सा, मेडिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कॉमन हेल्थ, सफाई, शिक्षा। यह जो था प्रत्येक प्रोविंस का अपना अलग अलग था। इसके बाद यह तरीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र में शासन अंग्रेजों का और प्रांतों में इस तरह से 2 भाग में किया गया। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वैध शासन। द्वैध शासन इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों और केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतीय विषय को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 भाग में बांट दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश को रिजर्व कर दिया गया। तो एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा हो गया प्रोविंशियल प्रदेश, इसमें द्वारा संचालित किया गया। इसके बाद प्रांतों में जो द्वैध शासन थी इसका 1, 2, 3 पार्ट निर्धारित किया गया है। पहला है संरक्षित विषय। इसके अंतर्गत आता है प्रोविंस में पुलिस, व्यय संबंध, वित्त विभाग, सिंचाई, भू राजस्व, शांति व्यवस्था, उद्योग, जेल इत्यादि। दूसरा पार्ट कार्यकारी परिषद द्वारा प्रसारित नियम। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा और समितियां, 5वीं मंत्रिमंडल। इस प्रकार से द्वैध शासन को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीका के द्वारा इसको हम विश्लेषण कर सकते हैं। और यह लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी स्थापना की गई और भारत का सचिव को इस पर नियुक्त का अधिकार दिया गया। और इसके बाद 16वां पॉइंट, इसको लागू करने के बाद 10 वर्ष तक यह शासन चला। अब यह पहला पार्ट इसका मेन प्रोविजंस ऑफ 1919 एक्ट का यह कंप्लीट नाउ